नमस्कार, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। अभी हम हिस्ट्री के सवालों पर चर्चा कर रहे थे जो कि यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं और ये सारे सवाल आकार आईएएस की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस की उनसे लिए गए हैं। तो हम जिन सवालों पर चर्चा कर रहे हैं वह सवाल आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट यानी कि इतिहास से लिए गए हैं। उन इतिहास के सवालों पर हम बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं। चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन दिया है तराइन का युद्ध 1191, दूसरा दिया है चंदावर का युद्ध 1194, तीसरा है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी और चौथा है तालीकोटा का युद्ध 1560 ईस्वी। तो सबसे पहले हम तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में देखते हैं। तो तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो बेसिकली देखा जाए तो तराइन के मैदान में दो युद्ध हुए। एक हुआ आपका तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध पे की अगर बात करें तो तराइन का पहला युद्ध जो हुआ, तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, यानी कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया। अब तराइन का ये जो पहला युद्ध है यह किसके किसके बीच लड़ा गया, तो यह मोहम्मद गौरी, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया और तराइन के इस पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वह पूर्ण रूप से विजयी हुए, वह पूर्ण रूप से विजयी रहे। तो यह युद्ध खत्म होने के बाद में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होने के बाद मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान से भाग जाता है। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी अपनी सेना को फिर से संगठित करता है। संगठित करने के बाद फिर दूसरी बार तराइन के ही मैदान पे दोनों के बीच में एक और लड़ाई लड़ी जाती है जिसे बोला गया तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन के द्वितीय युद्ध की अगर बात करें तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो लड़ा गया 1192 ईस्वी में। 1191 में कौन सा लड़ा गया, तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो लड़ा गया 1192 ईस्वी में। और यह युद्ध भी दोनों के बीच लड़ा गया मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इस बार तराइन के दूसरे युद्ध में जो चीज हुई तो उसमें चीज थोड़ी पलट गई और इस बार जो बाजी मारी वो मारी मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी वॉज द विनर ऑफ दिस बैटल। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी को विजय हासिल हुई और भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई। भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना, तुर्की साम्राज्य की स्थापना। तो इस प्रकार तराइन के दो युद्ध लड़े गए, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो इस हिसाब से 1191 की बात है तो पहले स्टेटमेंट पे अगर हम देखें तो पहला 1191 ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि यह मैच जो है वो करेक्ट मैच है, यह सही सुमेलित है, ऑप्शन ए। दूसरे ऑप्शन पे बात करें तो दूसरा ऑप्शन है चंदावर के युद्ध के बारे में 1194। चंदावर के युद्ध पे नजर डालें तो चंदावर का जो युद्ध था, चंदावर का जो युद्ध था यह लड़ा गया 1194 ईस्वी में। 1194 एडी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। तो तीन युद्ध मोहम्मद गौरी ने बैक टू बैक लड़े। 1191 में कौन सा लड़ा, तराइन का पहला युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, पहले में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। दूसरा 1192 में लड़ा गया तराइन का दूसरा युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा। उसके बाद एक साल छोड़ के 93 आप छोड़ देंगे, 93 के बाद 94 में फिर एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम क्या था, चंदावर का युद्ध। और चंदावर का जो युद्ध लड़ा गया यह लड़ा गया बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड राजा जयचंद। तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में यह जो बैटल है, चंदावर का जो युद्ध है वह लड़ा गया।
जयचंद की अगर बात करें तो जयचंद उस समय किसके शासक थे? कन्नौज के शासक थे। कन्नौज के शासक थे। कन्नौज जिसे क्या बोला जाता है? इत्र नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इत्र नगरी बोला जाता है। वहां के शासक कौन थे? जयचंद थे। तो चंदावर के इस युद्ध में 1194 में मोहम्मद गौरी विजयी रहता है। मोहम्मद गौरी इस युद्ध को क्या करता है? इस युद्ध को जीतता है। तो 3 बैक टू बैक बैटल लड़ने के बाद में मोहम्मद गौरी ने फाइनली इंडिया को क्या कर लिया? कॉन्कर कर लिया। भारत पर अपनी जो आधिपत्य है, अपना जो अधिकार है वह जमा लिया। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन देखें तो चंदावर के युद्ध की बात हो रही है, तो चंदावर दिया हुआ है 1194। तो ये वाला मैच भी आपका करेक्ट है कि चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। फिर बात करते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन कह रहा है चंदेरी के युद्ध के बारे में। तो चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 ईस्वी में लड़ा गया। तो चंदेरी के युद्ध की बात करें तो जो चंदेरी का युद्ध जो है, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया। और चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया वह लड़ा गया बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में। बाबर और मेदिनी रॉय, बाबर और मेदिनी रॉय के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया और इसमें बाबर पूर्ण रूप से विजयी रहा। इसमें बाबर पूर्ण रूप से विजयी रहा। एज वी नो दैट कि 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद बाबर ने बैक टू बैक 4 बैटल लड़े। पहला बैटल जो बाबर ने लड़ा, पहला युद्ध जो बाबर ने लड़ा वो लड़ा पानीपत का युद्ध। दूसरा युद्ध जो बाबर ने लड़ा वो लड़ा खानवा का युद्ध। तीसरा युद्ध बाबर ने लड़ा चंदेरी का युद्ध। और चौथा युद्ध जो बाबर ने लड़ा वह लड़ा घाघरा का युद्ध, घग्गर का युद्ध। तो ये 4 बैटल्स बाबर ने बैक टू बैक लड़े और 4 युद्ध के बाद में बाबर ने पूरे भारत पर अपना एक प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अपना डोमिनेंस स्थापित कर लिया। तो बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था जिसमें बाबर विजयी रहा था। और चंदेरी के युद्ध में ही बाबर ने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। और चंदेरी के युद्ध में ही राजपूत स्त्रियों ने, जो राजपूत लेडी थी, जो राजपूत स्त्रियां थी, राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत किया था। जौहर व्रत किया था। अच्छा, जौहर व्रत की अगर बात करें, जौहर क्या है? कई बार हम सुनते रहते हैं इतिहास के किस्से कहानियों में कि राजपूत की जो स्त्रियां थी वह जौहर व्रत कर लेते थे। तो बेसिकली होता क्या था कि जब 2 गुटों के बीच में कोई युद्ध होता था, कोई बैटल होता था, और जब ऐसा संभावित हो जाता था कि राजपूत गुटों की तरफ से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं हम युद्ध हार रहे हैं या युद्ध हारने की पूरी संभावना है, तो उस सिचुएशन में जो स्त्रियां होती थी, जो बच्चे होते थे, वो खुद को का आत्मदाह कर लेते थे, खुद को आग में जो है झोंक देते थे, जिसे जौहर व्रत का नाम दिया गया। तो मेदिनी रॉय से लड़ा गया और चंदेरी के युद्ध में जब संभावित होने लगा कि यह युद्ध अब हार जाएंगे, तब वहां पर राजपूत स्त्रियों ने जौहर व्रत जो है वो किया। तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में। 1526 में बाबर ने क्या किया था कि मुगल सल्तनत की स्थापना की थी भारत में। मुगलिया सल्तनत स्थापित हुई थी 1526 ईस्वी में। और बाबर ने बैक टू बैक 4 लड़ाइयां लड़ी। पहली पानीपत की लड़ाई लड़ी, दूसरी खानवा की लड़ाई लड़ी, तीसरी चंदेरी की लड़ाई लड़ी और चौथी घग्गर की लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपका, ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। चंदेरी का युद्ध जो है वो 1528 ईस्वी में लड़ा गया। फिर अगला डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन बोल रहा है तालीकोटा के युद्ध के बारे में 1560। जस्ट लेट्स हैव अ लुक ऑन तालीकोटा बैटल। तो तालीकोटा युद्ध के बारे में अगर बात करें, तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का जो युद्ध था आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1560, लेकिन तालीकोटा का युद्ध आपका 1560 में नहीं बल्कि 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। और तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध में 2 गुट थे। एक तरफ था आपका विजयनगर साम्राज्य, एक तरफ था
विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ था दक्कन के सुल्तानों का महासंघ। दूसरी तरफ दक्कन के सुल्तान थे। तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सुल्तानों के बीच में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया। इस टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की शक्ति जो है वो चरम पर पहुंच रही थी। विजयनगर साम्राज्य ने अपने आप को बहुत शक्तिशाली रूप से स्थापित कर लिया था। तो उनकी बढ़ती हुई प्रभुता और उनकी बढ़ती हुई शक्तियों को देखते हुए दक्कन की बाकी रियासतों को, दक्षिण भारत की बाकी रियासतों और राज्यों को लगने लगा कि अगर विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से स्थापित हो जाएगा तो शायद उन रियासतों, उन राज्यों का वर्चस्व कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। फिर क्या हुआ कि दक्कन के सुल्तानों ने अपने आपसी रंजिशें भुला दी, अपने जो उनकी दुश्मनी चल रही थी, चीजें चल रही थी, उनको भुला करके दोनों लोग अलाइड हो गए, दोनों लोग एक हो गए सारे के सारे वहां पर, और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को चुनौती दी। इसमें अगर देखा जाए तो शामिल कौन कौन हुआ? अहमदनगर के सुल्तान शामिल हुए, गोलकुंडा के सुल्तान शामिल हुए, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, ये सारे सुल्तान एक होकर के उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ जो है तालीकोटा के मैदान में 1565 में लड़ाई लड़ी। और उस समय जो राम राय थे, राम राय, ही वॉज द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, उनको उस समय उसके रूलर थे, शासक थे। और इस युद्ध में राम राय की हत्या कर दी गई। और राम राय की हत्या करने के बाद में अहमदनगर के शासक थे, अहमदनगर के सुल्तान थे हुसैन निजाम, उन्होंने कहा कि मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है, अब अल्लाह मुझे जो सजा चाहे वो सजा दे सकता है। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1560, तो 1560 इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर क्या होगा आपका 1565। तो इट मींस कि पूछ रहा सही सुमेलित नहीं है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। तो पहला सवाल यहां पर हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या नासिरुद्दीन महमूद? तो यहां पर 2.5 दिन के झोपड़े की बात हो रही है। तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? वह इल्तुतमिश ने करवाया था। हुआ क्या कि मोहम्मद गौरी जिसने अभी थोड़ी देर पहले 3 लड़ाइयां लड़ी हैं मोहम्मद गौरी ने, तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई और चंदावर की लड़ाई, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश को यह आदेश दिया 2.5 दिन के झोपड़े के निर्माण के लिए। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बेसिकली ऐसी जगह बनाया गया, ये जो स्थित है वो कहां स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहां स्थित है? अजमेर में, जो कहां है? राजस्थान, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा जहां पर स्थापित है वहां पर पहले एक मठ था, एक विहार था, यानी कि एक संस्कृत विद्यालय था, और वहीं पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया था, जिसकी दीवारों पर हमें हरिकेल के नाटकों का अंकन मिलता है। हरिकेल के नाटक का अंकन देखने को मिलता है। तो पहले वहां पर एक मठ था, एक विहार था, उसको ध्वस्त करके, उसको हटाकर यहां पर इल्तुतमिश के द्वारा जो है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया गया। किसने ऑर्डर दिया था? आदेश किसने दिया था? मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया था। तत्पश्चात इल्तुतमिश ने उसका निर्माण जो है वो करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है कि वह पहला शासक कौन था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति ली? इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा, कौन खलीफा? बगदाद के अब्बासी खलीफा जो थे, अब्बासी खलीफा से सुल्तान के पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की।
उन्होंने इल्तुतमिश को अधिकार पत्र दिया कि वह सुल्तान के रूप में शासक करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसकी स्थिति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, और दिल्ली सल्तनत को इसी अधिकार पत्र के आधार पर जो है कि औपचारिक रूप से शासन करने की वैधानिकता जो है वो भी प्राप्त हुई। तो वैधानिक रूप से स्वीकृति बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की किससे प्राप्त हुई? इल्तुतमिश को प्राप्त हुई। इल्तुतमिश का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो इल्तुतमिश का लिटरल मीनिंग निकल के आता है साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद में जो दिल्ली गुलाम वंश की जिसने बागडोर संभाली वो किसने संभाली? इल्तुतमिश ने संभाली। और इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा से जो है वैधानिक अधिकार पत्र प्राप्त किया और सुल्तान की एक स्वतंत्र स्थिति को पूरी तरीके से क्या किया? एंजॉय किया। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका होगा इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है कि रजिया प्रथम मुस्लिम महिला थी जो सुल्तान बनी। दूसरा है कि रजिया की शादी जमालुद्दीन याकूत से हुई। तो दो स्टेटमेंट हैं, दो में से पूछ रहा है कि असत्य कथन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है। रजिया सुल्तान के बारे में बात करें तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश के बाद में फिर अगली सुल्तान जो बनती हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की, वो कौन बनती हैं? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारतीय इतिहास दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में देखा जाए तो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका में जो नाम आता है वो किसका आता है? रजिया सुल्तान का आता है। रजिया सुल्तान जिन्होंने पर्दा प्रथा का पूरी तरीके से त्याग किया। पर्दा प्रथा का क्या किया? पर्दा प्रथा का त्याग किया और दरबार में कुबा और कुला, जिसे कि कुबा जिसे क्या बोलते हैं? कोट बोलते हैं। दरबार में कुबा जिसे कोट बोलते हैं और कुला यानी कि टोपी, ये पहनकर दरबार में आना उन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये दो नए जो ट्रेडिशन, जो नई परंपराएं थी जो चलती आ रही थी, उनको तोड़कर रजिया सुल्तान जो है वो प्रथम मुस्लिम शासिका बनी। उसके अलावा दूसरे स्टेटमेंट पे देखें तो कह रहा है कि रजिया की शादी जमालुद्दीन याकूत से हुई थी। तो रजिया की शादी जमालुद्दीन याकूत से नहीं हुई थी, बल्कि रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को अमीरे आखूर नियुक्त किया था। अमीरे आखूर नियुक्त किया था, यानी कि घोड़ों का सरदार नियुक्त किया था। जो अश्वशाला का प्रधान था उसे अमीर आखूर को बोला जाता है अश्वशाला का प्रधान। यानी कि घोड़े जहां रहते हैं तो घोड़े की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेना में जितने घोड़े हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? जमालुद्दीन याकूत के पास। तो रजिया को जमालुद्दीन याकूत से विशेष अनुराग तो था, लगाव तो था, लेकिन उनकी शादी जमालुद्दीन याकूत से नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर अपॉइंट किया था। रजिया की जो शादी हुई थी, रजिया की शादी हुई थी अल्तुनिया से। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। उसके बाद रजिया का शासन काफी लंबे समय तक नहीं चला। 1240 ईस्वी में रजिया के कैथल के पास, कैथल जो कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा में। रजिया की कैथल के पास क्या कर दी गई? कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी। क्योंकि रजिया जब सुल्तान बनी तो बहुत से लोग इस डिसीजन से, इस फैसले से नाखुश थे कि किसी महिला को मुस्लिम शासिका बनाया जाए। तो इस वजह से कई लोगों से उसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा और 1240 ईस्वी में जो है कैथल के पास हरियाणा में जो की है वहां पर रजिया की हत्या कर दी गई। तो यहां पर अगर हम देखें अपने करेक्ट आंसर में तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। रजिया की शादी जमालुद्दीन याकूत से नहीं बल्कि अल्तुनिया से हुई थी और जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर आखूर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, यानी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने 1831 ईस्वी में की। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा जो कौन था? यशोवर्मन था। तो यहां पर चंदेल वंश के बारे में अगर बात करें,
चंदेल वंश, जो कि राजपूत वंश से कहीं ना कहीं संबंधित था। ठीक है, चंदेल वंश। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी और 1831 ईस्वी में की थी। ये स्टेटमेंट आपका यहां पर सही है। और चंदेल वंश को जेजाक भुक्त के नाम से भी जाना जाता है। जेजाक भुक्त। अच्छा, जेजाक भुक्त के नाम से क्यों जाना जाता है? इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी यह है कि जो नन्नुक, जो कि चंदेल वंश का संस्थापक था, नन्नुक का एक पौत्र था। उस पौत्र का नाम था जयसिंह। उस पौत्र का नाम था उसके जयसिंह, या उसे जेजा भी बोला जाता था। तो उसके पौत्र के जयसिंह या जेजा के नाम पर जो है इसको जेजाक भुक्त भी बोलते हैं। और चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा जो था वो कौन था? यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने ही चंदेल वंश में कई सारे भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर बोला जाता है, उसका निर्माण जो है वो यशोवर्मन ने करवाया। यशोवर्मन विष्णु का उपासक था, विष्णु की पूजा करता था। इसी वजह से यशोवर्मन ने अपने लिए एक उपाधि भी धारण की, और अपनी जो उपाधि धारण की वो किस नाम से की? आदिवराह के नाम से की। आदिवराह के नाम से उपाधि धारण की। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। चंदेल वंश, जिसकी स्थापना नन्नुक ने 1831 में खजुराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया इस वंश के शासकों ने। ठीक है, और उनकी राजधानी जो थी, राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी जो थी, राजधानी खजुराहो ही थी। खजुराहो। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहां पर आपके क्या हैं? सही हैं। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करना है। पहला है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा मिहिर भोज था। दूसरा है कि मिहिर भोज ने अपनी राजधानी क्या बनाई? कन्नौज बनाई। तो यहां पर देखते हैं। अच्छा, ये गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात करें कि इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश क्यों बोला जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश क्यों बोला जाता है? प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार बेसिकली जो है वो आदि कुल के जो राजपूत वंश हैं, आदि कुल के राजपूत वंशों से संबंधित होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? प्रतिहार बोलते हैं। और गुर्जर वंश की शाखा से यह संबंधित था, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? गुर्जर प्रतिहार बोला जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। वही कन्नौज चंदावर के युद्ध में जिसका राजा कौन था? जयसिंह था। ठीक है, और इत्र की नगरी किसे माना जाता है? यूपी में कन्नौज को इत्र की नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर गुर्जर प्रतिहार वंश का मिहिर भोज सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था, जिसने अपनी राजधानी क्या बनाई? कन्नौज बनाई। और विष्णु का उपासक था। मिहिर भोज जो था, ही वॉज द फॉलोवर ऑफ द विष्णु। ही वॉज द फॉलोवर ऑफ द विष्णु। विष्णु का उपासक था। तो विष्णु के उपासक होने के कारण मिहिर भोज ने अपनी जो उपाधि धारण की, एक उपाधि धारण की, वह उपाधि किस नाम से की? आदि वराह के नाम से की। आदि वराह के नाम से की। तो इसमें पूछ रहा सत्य कथन, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहां पर आपके क्या है? सही है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन दिल्ली के किस सुल्तान से संबंधित है? पहला स्टेटमेंट है कि इसने सीरी नामक नया नगर बसाया। दूसरा है कि राज दरबार में शिक्षा, सिजदा तथा पैबोस नई प्रथा शुरू की। ये नई लाइन है, वर्ड नहीं है इसमें। राज दरबार में सिजदा और पैबोस नई प्रथा शुरू की। तीसरा है कि फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव मनाने का प्रारंभ किया। तो इसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से सफल रूप से क्या किया? बचाया। 4 स्टेटमेंट हैं। सुल्तानों के नीचे नाम दिए हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिर सिकंदर लोदी। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं। पूछ रहा है कि चारों स्टेटमेंट किस सुल्तान से संबंधित हैं। तो यहां पर सीरी नामक नए नगर की अगर बात करें तो सीरी नामक नया नगर जो है
यह बलबन ने बनवाया दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा कि ईरानी पद्धति, मूलतः ईरानी पद्धति थी जिसका नाम था सिजदा एंड पैबोस। सिजदा मतलब सुल्तान के सामने मत्था टेकना, सुल्तान के सामने झुकना, और पैबोस यानी कि सुल्तान के चरणों को, उसके कदमों को क्या करना, चूमना। तो ये दोनों पद्धतियां जो हैं वह मूलतः ईरानी पद्धतियां हैं, मूलतः ईरानी पद्धतियां हैं। तो इन ईरानी पद्धतियों को अपने दरबार में जो लॉन्च किया, जो इंट्रोड्यूस किया, वो किसने किया था, बलबन ने किया था, ठीक है। और बलबन ने खुद के वंश को ईरान के अफरासियाब वंश से जोड़ा था, क्योंकि बलबन खुद को गुलाम वंश से संबंधित था। तो उसका मानना था कि वह जो है गुलाम तो है, लेकिन किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर वह गुलाम देखता है तो उसकी रगों में खून फड़फड़ाने लगता है। लौह एवं रक्त की नीति जो है वह भी किससे संबंधित है, बलबन से संबंधित है। तो फारसी रीति रिवाज पर उसने एक उत्सव का भी प्रारंभ किया जिसे क्या बोलते हैं, नवरोज। नवरोज का अगर बात करें तो नवरोज का मतलब क्या हुआ, एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है कि फारसी साल का पहला दिन, फारसी वर्ष का प्रथम दिन। जैसे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, ठीक है, वैसे ही नए साल के उपलक्ष्य में नवरोज उत्सव मनाया जाता है। कहां, फारसी रीति रिवाज में, ठीक है। उसके अलावा चौथा स्टेटमेंट है कि दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से सफल बनाने के लिए, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, दिल्ली के उत्तर पश्चिमी भाग में, ठीक है, बलबन ने क्या किया कि मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए एक दुर्ग श्रृंखला बनाई, और इस दुर्ग श्रृंखला बनाई और यहां पर उसने अपने बेटे शहजादे को अपॉइंट किया जिसका नाम शहजादा था, और यहीं पर मंगोलों से जो है युद्ध करते हुए उसके बेटे शहजादे की हत्या हो गई। तो ये चारों स्टेटमेंट जो एसोसिएटेड हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं, वो बलबन से रिलेटेड हैं। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी, बलबन, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था की, इसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की, और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया। तो यहां देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम मिलता है अली गुरशास, अली गुरशास। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था, आर्थिक सुधार किया, आर्थिक सुधार में बाजार नियंत्रण की व्यवस्था की। बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को लागू करने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी की मंशा ये थी कि कोई किसी भी तरीके का राजकोषीय बोझ बढ़ाए बिना सैनिक व्यवस्था को क्या किया जाए, संगठित किया जाए, संतुलित किया जाए। यानी कि सैनिक व्यवस्था को संतुलित करने के लिए राजकोष पर किसी भी तरीके का अतिरिक्त बोझ बढ़ाना फिजूल है, उसका ऐसा मानना था। और इस बात की जो जानकारी मिलती है वह जानकारी मिलती है बर्नी के तारीखे फिरोज शाही से। बर्नी ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, तारीखे फिरोज शाही। तो बर्नी ने तारीखे फिरोज शाही में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का जिक्र किया, और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि सैनिक व्यवस्थाओं को सुसंगठित करने के लिए, उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए राजकोष पर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की। अपनी सैनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने जैसी प्रथा जो है प्रारंभ की। घोड़ा दागने से यहां से मतलब क्या है कि घोड़ों पर एक पंच, एक निशान, एक मार्क जो है वो लगाया जाता था। जैसे कि सेना में अच्छी नस्ल के घोड़े हैं तो कई बार क्या होता था कि सैनिक क्या करते थे, अच्छी नस्ल के घोड़ों को बाहर बाजार में बेच देते थे और खराब नस्ल के घोड़ों को सेना में भर्ती कर लेते थे। तो अपने घोड़ों की पहचान को पुख्ता करने के लिए कि यह हमारी सेना के घोड़े हैं, उसने एक आइडेंटिफिकेशन, एक मार्क इजाद किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और वही मार्क उसकी सेना के घोड़ों पर क्या किया जाता था, पंच किया जाता था, जिससे पहचान हो जाती थी कि यह सेना के घोड़े हैं। और सेना में अच्छी नस्ल के घोड़े जो हैं वो बने रहते थे, उनको लेकर किसी भी तरीके का करप्शन नहीं किया जाता था। उसके अलावा हुलिया लिखने जैसी प्रथा का क्या मतलब है, हुलिया लिखने जैसी प्रथा का मतलब यह है कि सेना में जो भी सैनिक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वह ऐसा ना हो कि युद्ध के समय
सेना से जो है गायब हो जाएं और अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को सेना में युद्ध लड़ने के लिए भेज दें। तो सैनिकों का हुलिया लिखा जाना शुरू किया, जैसे कि किसी फला सैनिक का नाम है, ठीक है, ए, और उसका हुलिया लिखा गया कि इसकी नाक बड़ी है, आंख बड़ी है, कान छोटे हैं, इस तरीके से। तो अलग अलग तरीके के फेस फीचर्स उसके लिखे जाते थे, ताकि ड्यूरिंग द वॉर जब वो आए तो उसके इन फेस फीचर्स के बेसिस पर ये मैच किया जा सके दैट कि हाँ ये जो एम्प्लॉय है, ये जो सोल्जर है वो हमारी ही सेना का सोल्जर है। सो इट वॉज द इनिशिएटिव विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। किस लिए किया गया? अपने सैनिक संगठन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए। तो इसकी शुरुआत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, और अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भैया ऐसा है कि प्रति बिस्वा जितना भी प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन का जो आधा हिस्सा होगा वो किसके रूप में जाएगा? भू राजस्व के रूप में जाएगा। अगर प्रति बिस्वा आप मान लो कि आप 100 किलो कोई भी चीज उत्पादित करते हैं, तो 50 केजी वो जो चीज है वो भू राजस्व के रूप में कहां जाएगी? अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में जाएगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहां पर आपके सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला सवाल है कि कमल महल किस साम्राज्य की वास्तुकला की अनूठी विशेषता है? चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य या होयसल साम्राज्य? तो विजयनगर साम्राज्य की अनूठी वास्तुकला की विशेषता किसको? कमल महल, जिसे कमल मंदिर भी बोला जाता है। और कमल महल जो है वो स्थित कहाँ है? हम्पी में। और हम्पी जो है वह किसकी राजधानी है? विजयनगर की राजधानी है हम्पी। और हम्पी में क्या स्थित है? कमल महल, जिसे कमल मंदिर या लोटस टेम्पल भी कहा जाता है। और यह जो कमल महल है यह इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक तरीके से मिश्रण है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिश्रण है। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पे होगा ऑप्शन बी। कमल महल किससे एसोसिएटेड है? विजयनगर साम्राज्य से। स्थित कहां है? हम्पी में स्थित है। हम्पी किसकी राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। और हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। अगले सवाल पर चलते हैं कि पुस्तक और उसके लेखकों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अमीर खुसरो, खजाइनुल फतूह, इब्न बतूता, रिहला, अब्दुल मलिक इसामी, फुतुहत सल्तीन। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट यहां दिए हैं। पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है, कौन सा एक दूसरे से सही सुमेलित है? तो अमीर खुसरो के खजाइनुल फतूह की अगर बात करें तो अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह लिखा, तो ये आपका करेक्ट मैच है यहां पर। तो और खजाइनुल फतूह को इट इज ऑल्सो नोन एज तारीखे अलाई। इब्न बतूता इन्होंने रिहला लिखी। इब्न बतूता की रिहला में इब्न बतूता के जो यात्रा वृत्तांत हैं उनका विवरण मिलता है। और अब्दुल मलिक इसामी ने फुतुहत सल्तीन लिखा, और इनकी किताब में दक्षिण भारत के जो बहमनी सुल्तान थे, दक्षिण भारत के बहमनी सुल्तानों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो दक्षिण भारत के बहमनी सुल्तानों के उपलब्धियों की जानकारी कहां से मिलती है? अब्दुल मलिक इसामी के फुतुहत सल्तीन से मिलती है। तो यहां पर तीनों जो ऑप्शन है आपके करेक्टली मैच्ड हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। 1, 2 और 3 ये तीनों आपस में एक दूसरे से सही मैच है। तो आज के इन सवालों पर हमने चर्चा की। 10 सवाल हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और डेली बेसिस पर हम ये 10 क्वेश्चंस करके अपनी हिस्ट्री की सीरीज को अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। और डेट चूंकि एक्सटेंड हो चुकी है, अब मोस्ट प्रोबेबली क्या कंफर्म 7 to 8 दिसंबर में कमीशन आपका पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तब तक के लिए अपने हौसले और अपने जज्बे को कायम रखिए, डटे रहिए, लगे रहिए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। थैंक यू।